Yes, so a very good morning to all of you and एक्सेल एकेडमी की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। फाउंडेशन एग्ज़ाम्स आप लोगों ने इस 2020 जो सभी के लिए एक अनफॉरगेटेबल, हाँ, नॉट स्वीट मेमोरीज़ बट वेरी हार्श मेमोरीज़ के साथ ख़त्म हो रहा है। आप लोगों ने बड़ी दिक्कतें देखते हुए ये एग्ज़ाम्स दिए एंड हम सब की तरफ से आपको बेस्ट विशेस कि आप अपने बेस्ट रिज़ल्ट्स को अचीव करें। जहाँ तक अब से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करनी है, वैसे तो ओरिएंटेशन क्लास में जय सर ने आपको काफ़ी कुछ बता ही दिया है एक्सेल एकेडमी के बारे में, मेहनत कितनी करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट, हमारा कोर्स का डिलीवरी सिस्टम क्या रहेगा। ऑफ कोर्स फेस टू फेस क्लास का कोई मुकाबला नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट जब तक गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिलती हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और ऐसे केस में सिंपल परमिशन का वेट करके घर पे बैठे रहना भी समझदारी नहीं है। पढ़ाई एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, छोड़ी नहीं जा सकती जब तक अपना अल्टीमेट टारगेट अचीव नहीं हो। तो इसलिए हमको शुरुआत तो करनी ही है। हम होप ये करते हैं कि जल्द से जल्द फ़ेस टू फेस क्लास शुरू हो जाएगी और हम पहले जैसा ही जो आज तक पढ़ाई का आनंद लेते आए हैं वो लेंगे। इवन हमारे लिए भी पढ़ाना एक टफ़ टास्क है, क्योंकि सामने जब आप लोग स्टूडेंट्स होते हैं तो उसका एक अलग मोटिवेशन रहता है, चार्म रहता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर दिए जाते हैं, थोड़ी हंसी मजाक भी की जा सकती है। बट एनीवेज, जैसा मैंने कहा, लाइफ हैज़ टू कंटिन्यू, थिंग्स हैव टू कंटिन्यू। हाँ, न्यू नॉर्मल जैसा सभी लोग कहते हैं, तो उससे आप लोग भी यूज़ टू हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं। बट प्रे हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द पहले वाले दिन वापस आ जाएं। तो अब जहाँ तक सब्जेक्ट आपको दिख ही रहा है, सी इंटर का ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग मेरा सब्जेक्ट है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो माई सेल्फ CA मितेश मेहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और मैंने पिछली सदी में 1998, क्योंकि वो 20वीं सदी थी, अभी 21वीं सदी है, मोस्टली आप लोगों के पैदा होने से पहले CA कंप्लीट कर ली थी। एंड CA करने के साथ साथ मैंने BCom ऑनर्स इन अकाउंटिंग किया है, लॉ कंप्लीट किया है, CS अधूरी करके छोड़ दी, मतलब फिर वो प्रोफेशन में आ गए, टाइम नहीं मिला, फाइनल का एक ग्रुप बाकी पेंडिंग था, आई लेफ्ट इट। देन अपने CA इंस्टीट्यूट का, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स भी होता है, मतलब CA करने के बाद भी इंस्टीट्यूट के कई सारे कोर्सेज हैं। उसमें से मैंने एक DISA कर रखा है, डिप्लोमा इन सिस्टम्स ऑडिट, और US का CISA सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, ये कोर्स भी कर रखा है। जहाँ तक टीचिंग इज़ कंसर्न, 98 में CA करने के बाद 99 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, बीइंग माय पैशन। और तब से आज तक पढ़ा रहा हूँ। इट्स नाउ मोर देन 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। पढ़ाने का शुरुआत जो था, आई स्टार्टेड विथ CA फाइनल कॉस्टिंग, CA फाइनल अकाउंट्स, और करीब 1 साल बाद फिर मैंने CA इंटर अकाउंट्स और कॉस्टिंग पढ़ाना शुरू किया। तो इतने साल हो गए हैं
एंड जहाँ तक मेरा एकेडमिक कैरियर रहा है, तो पढ़ना शुरू से पैशन था, पढ़ाने का भी शौक़ था। पढ़ाने का शौक़ इन द सेंस मेरे फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स को बताना, उनके डाउट सॉल्व करना। इवन सीए करने के बाद तो जो मेरे साथ वाले फ्रेंड्स थे जिनका सीए क्लियर नहीं हुआ था या जो मेरे से थोड़े 1 साल जूनियर थे, मैंने उनको ही पढ़ाया, टिप्स दी, एंड वहीं से मुझे लगा कि आई कैन अडॉप्ट इट एज अ प्रोफेशन। तो इसलिए ये फील्ड में हूँ। आई हैव जॉइंड सीए अलॉन्ग विथ ग्रेजुएशन, जैसा आप लोगों ने किया है। 12th करने के बाद फाउंडेशन, फिर अब इंटर और अब सीए फाइनल देंगे। तो मेरा भी कुछ स्ट्रीम ऐसा ही था। 12th के बाद मैंने भी सीए फाउंडेशन ज्वाइन किया, वो पास किया, उसके बाद सीए इंटर और उसके बाद सीए फाइनल। सो दिस हैज़ बीन द जर्नी विच वॉज क्वाइट सिमिलर व्हाट यू आर डूइंग। और वन मोर थिंग आई लाइक टू टेल यू दैट सीए में जहाँ तक सक्सेस अचीव करनी है बहुत आसान है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सीए में सक्सेस अचीव करनी है बहुत आसान है, पर उन लोगों के लिए जो मेहनत पूरी करें। बिकॉज किसी भी काम को जब पूरी शिद्दत से मेहनत से किया जाता है तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट अच्छा आता ही आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। या आप मेरी बात पे विश्वास करिए। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। मैंने जो सीए किया, मैं वो बात आपसे कर रहा हूँ जो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चों से मैंने फीडबैक लिया है, समझा है, देखा है, वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि सीए में श्योर सक्सेस किया जा सकता है, हो सकता है। बस आप पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए, पूरी डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कहने के लिए तो कहा जाता है सीए वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स है, पर सब कुछ अचीवेबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप हो सकता है हमेशा अपन सीए में फेल होने वाले को देखते हैं, पर नज़रिया चेंज करिए, पास होने वाले को भी देखिए। सो दैट वे वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव फोकस, एंड रिजल्ट्स विल आल्सो बी पॉजिटिव। एक सिंपल सा थ्योरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों को पता ही है कि अपने सीए में चाहे वो फाउंडेशन है, चाहे इंटर है, चाहे फाइनल है, पास होने के लिए, मतलब क्लियर करने के लिए कितना परसेंट का ज़रूरत होता है भाई? है जी, 50%। तो अगर आपको सीए पास करनी है तो आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा। मतलब आधा मार्क्स तो आपको मिनिमम लाना ही लाना है, उससे कम अगर आ गया तो आप फेल हो जाएंगे। जबकि आपने जो 12th एग्जामिनेशंस दिए, जो 10th आपने पास की, उसमें पास परसेंटेज जो है वो कितना था? 60, 40 है जी? नहीं, शायद 36 या 33%। इवन बीकॉम भी जो आप करने वाले हैं उसमें भी पास करने के लिए सिर्फ इतना ही परसेंटेज चाहिए। इसका मतलब डेफिनेटली सीए जो है वो टफ है। बात हो गई ना भाई, यहाँ 36 में पास हो रहे थे, यहाँ 50% लाने पड़ेंगे, मतलब सीए टफ है। पर एक चीज़ मेरे को बताओ, ये जैसे ही आपने सीए ज्वाइन की ना, आपके दिमाग में, कानों में बात करते वक्त ये 50% आना शुरू हो गया। 50 लाने हैं, 50 लाने हैं, बराबर। जब आप 12th में थे, दिमाग में चलता था कि 36 लाने हैं, 36 लाने हैं, अरे 36 तो लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। ऐसा दिमाग में कभी आया है जी? कभी किसी ने सोचा 12th में, 10th में कि अरे
मेरे 36% आएंगे कि नहीं आएंगे, अरे मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या ऐसा दिमाग में आया जी? हाँ, आप कहेंगे नहीं, वहाँ तो ऐसा कुछ आया ही नहीं। समझिए, वहाँ पे आपके दिमाग में टारगेट क्या होता था? मेरे को 80% लाने हैं, मेरे को 85 लाने हैं, मेरे को 90 अचीव करना है। कुछ लोगों ने कहा 95 तो अचीव करना ही है। हाँ, बोर्ड वाइज अलग अलग, सीबीएसई में थोड़ा परसेंटेज हाई होता है, आप कहेंगे दूसरे बोर्ड्स में कम होता है, वॉट एवर इट में भी। आपने जैसा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप वहाँ पे अपर साइड में ज़्यादा लाने की ही कोशिश में रहते थे, दिमाग में वही रहता था। कभी भी ये डर तो आया ही नहीं कि हम फेल हो जाएंगे। पर सीए ज्वाइन करते ही व्यू चेंज हो जाता है। अब वो 60 लाने हैं, 70 लाने हैं, 80 लाने हैं, 90 लाने हैं, वो दिमाग से तो सब गायब। और अब अरे कहीं 50 से कम नहीं आ जाए, अरे कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं। जस्ट द थॉट प्रोसेस चेंजेस। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब आपकी गलती है, ठीक है, क्योंकि सीए ज्वाइन करते आप जिनसे भी मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, जो भी होगा, सब जगह एक ही एक बात सुनने को मिलती है, 50% नहीं आए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट अंडरस्टैंड, आज तक आप जब हमेशा 70-80% लाने की सोचते थे, तो फेल होने का तो डर कभी मन में आया ही नहीं। सीए में क्योंकि फेल होने का डर आ गया, तो 70-80% की बातें पीछे रह गई, भूल गए, धूमिल हो गई। और जब फेल होने का डर आया, तो साथ साथ में फेल होने वाले लोग भी दिखने लग गए, या खुद के साथ भी ऐसा होने लग गया। इट इज़ जस्ट बिकॉज वी चेंज द थॉट एंड द रिजल्ट चेंजेस। ये प्रूवन फैक्ट है। आप लोग अगर वक्त मिले तो एक किताब पढ़िएगा, और नहीं तो कई लोगों ने शायद हो सकता है पढ़ी भी हो। इट इज़ द सीक्रेट, रिटन बाय रेंडा बर्न। और वो जो बुक है, वो एक सिंपल थ्योरी को एक्सप्लेन करती है, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाउ व्हाट दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, कि आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है। द वे यू थिंक, वॉट यू थिंक हैपन्स। मीन्स इफ यू थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव हैपन्स, इफ यू थिंक नेगेटिव, नेगेटिव हैपन्स। बट एक सबसे खास फिलॉसफी इसकी जो है, और जिसका मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ, एंड ऑफ कोर्स अभी अपन कुछ एग्जांपल शेयर करेंगे, आपको भी लगेगा बात तो सही है। उसकी एक खास फिलॉसफी ये है कि जब आप सोचते हैं कि नेगेटिव नहीं हो जाए, समझिए, एक है पॉजिटिव सोचना, एक है नेगेटिव सोचना, एक है नेगेटिव नहीं हो उसके बारे में सोचना। हाँ, आप कहेंगे नेगेटिव नहीं हो इसके बारे में सोचने का मतलब तो यही हो ना पॉजिटिव। नहीं, वैसा नहीं है। नेगेटिव नहीं सोचना भी नेगेटिविटी है। कैसे? मैं पास होऊंगा, दिस इज़ पॉजिटिव। मैं फेल होऊंगा, नेगेटिव। कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, ये क्या है? आप कहेंगे नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना। मतलब मैं पॉजिटिव ही तो सोच रहा हूँ, पर पॉजिटिव सोचने की भी एनर्जी अलग होगी, मैं पास होऊंगा, और एक मैं फेल नहीं हो जाऊँ। बताइए, दोनों के वर्ड्स में भी फ़र्क है कि नहीं, सेंटेंस में फ़र्क है कि नहीं, फीलिंग में फ़र्क है कि नहीं है? मैं फेल नहीं हो जाऊँ एकदम से, मतलब मैं डर रहा हूँ, अरे मैं फेल हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिमाग में तो फेल 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 बढ़ रहा है, मैं फेल नहीं हो जाऊँ। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप जो सोचते हो, ऊपर वाला आपकी सब बात मानता है। ओके, आपने कहा मेरे को पास होना है, ओके डन, तथास्तु। मेरे को फेल होना है, तथास्तु। मेरे को फेल नहीं होना है, ऊपर वाला जब सुनता है ना, वो आपकी जो नेगेटिव चीज़ें ना, नहीं ये वो सब, वो फिल्टर करके सुनता है। मेरे को फेल नहीं होना है, वो नहीं सुन के हटा करके फिर निकालेगा, मेरे को फेल होना होगा, तथास्तु। तो समझिए, जब आप दिन रात फेल 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 के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आप फेल वाली सारी फीलिंग्स को जब अट्रैक्ट करते हो, तो द फेलियर कम्स। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, थिंक पॉजिटिव, एनर्जी लेवल अलग रहेगा, ठीक है, जोश अलग रहेगा। और जब आपका थिंकिंग ये होगा मेरे को पास होना है, मेरे को पास होना है, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, पास होंगे ही होंगे। तो बस सोच बदलिए, रिजल्ट बदलेगा। दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट
आई टेल यू अगेन, आप आज से इसको इम्प्लीमेंट करिए। ये पहले दिन ही मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने को मरते घुटते पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई जोश के साथ होनी चाहिए, शिद्दत के साथ होनी चाहिए, तभी रिज़ल्ट आने से पहले आप कह सकते हैं मेरे को रिज़ल्ट की चिंता नहीं है, आई डेफिनेटली क्लियर। ओके, सो दिस इज़ हाउ द मेंटलिटी हैज़ अ बिग इम्पैक्ट। तो अब ये 50% कैसे आएंगे, अरे मैं फ़ेल हो जाऊंगा क्या, ये सब छोड़ो, सोचना छोड़ दीजिए इसके बारे में, सोचने का तरीका चेंज करिए। मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा। आपने आज तक जितनी भी पढ़ाई की, चाहे बचपन से लेके 12th तक फाउंडेशन में, अगर आपको कोई एक आध टॉपिक में मामला गड़बड़ रहा, आपको लगा यार ये चैप्टर तो ढंग से हुआ नहीं, आता नहीं, और मन में एक डर, इसका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इसका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो मेरे अच्छा हो जाए, ऐसा सोचा होगा ना कुछ लोगों ने, इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। और होता क्या है, एग्ज़ाम में पेपर खोलते हो, कई बार तो पहला क्वेश्चन उसी चैप्टर का होता है। क्यों? क्यों आप सोच रहे हो इसका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ऊपर वाले ने सुना इसका क्वेश्चन, वो नहीं को काट दिया, आना चाहिए, तथास्तु पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, आपने कहा यही आना था क्या। तो अंडरस्टैंड, जिसके बारे में ज़्यादा डर है उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, मतलब उसकी एनर्जी को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो और वही चीज़ आपको ज़्यादा मिलती है। तो दिस इज़ हाउ इट वुड हैव हैपन विद मैनी पीपल। एंड रिवर्स वे, कभी कभी बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि यार इस बार लगता है ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेरे को लग रहा है आएगा ही आएगा, और वो भी आपको क्वेश्चन मिलता होगा। सो दिस इज़ हाउ द थॉट प्रोसेस हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट। उसके हिसाब से सोचना शुरू करिए, ये रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। मेरा ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव बीन गुड इन स्टडीज़ राइट फ्रॉम बिगनिंग। इन क्लास 10th वी हैड राजस्थान बोर्ड, जिसको अजमेर बोर्ड भी बोलते हैं, RBSC भी बोलते हैं। तो उस वक्त तो मार्क्स परसेंटेज बहुत कम ही आते थे, एंड आई स्कोर्ड 75th इन राजस्थान, मतलब मेरा 75th रैंक आया राजस्थान में। और उस वक्त तो बस यही था, ठीक है 75-80% लाने हैं, कैसे आ जाएं और वाह हो जाएगा, मतलब ये रैंक वैंक के बारे में सोचा ही नहीं। एंड वी गॉट अ रैंक। क्लास 12th आई गॉट 21st रैंक इन राजस्थान बोर्ड, अगेन इट्स वॉज राजस्थान बोर्ड। जो भी है 12th पास हो गए, CA ज्वाइन किया। CA ज्वाइन किया तो हमारे एक जान पहचान वाले थे, वो भी 5-6 साल से CA कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा CA ज्वाइन किया है, 10 एक साल तो लग ही जाएंगे रे। मैंने कहा 10 साल क्यों, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का तो 4 साल का ही कोर्स है, 1 साल फाउंडेशन का, फिर 3 साल में इंटर फाइनल, हमारे टाइम में ऐसा ही था। तो बोले नहीं नहीं, ये एक बार में कोई होता थोड़ी है, 3-4 अटैम्प्ट हर एक में लगेंगे, ऐसे करके 8-10 साल लग जाएंगे। तो बड़ा डर हो गया कि अरे यार ये क्या होगा। तो बहुत मन से पढ़ाई करी। हमारे टाइम में फाउंडेशन के लिए पूरा 1 साल मिलता था, मतलब जैसे मैंने 12th 94 में क्लियर की, 94 में एग्ज़ाम दिए, 95 मई में जा कर के मुझे फाइनल देना, सॉरी फाउंडेशन देना था। तो बहुत मेहनत करी, बहुत ज़ोर शोर से, नहीं नहीं अपने को पास होना एक बार में, ऐसे जोश के साथ। एंड फिर एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम अच्छे खासे हो गए, लगा कि यार पास तो हो जाएंगे। फिर भी वो बड़ा था ना, नहीं नहीं इंस्टीट्यूट तो पास करते ही नहीं है। आपके भी मन में, कई जनों के हो गया, एक गलती होते ही 0 कार्ड दे दिए जाते हैं, ऐसा सब कुछ हमारे मन में भी था। ओके, एंड फिर रिज़ल्ट आया। अच्छा, हमारे टाइम में रिज़ल्ट का कोई वो ईमेल वाला सिस्टम या वेबसाइट वाला सिस्टम तो था ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट का ही कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इंस्टीट्यूट का जो जोधपुर हमारा ऑफिस था, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट से फैक्स आता था। फैक्स में बस पास वालों के नाम आते थे, वो एक पेज में काम ख़त्म, क्योंकि सबका दे तो टाइम पेपर ज़्यादा लगेंगे। तो फैक्स आया, पता चला, हाँ उसमें सिर्फ ये आता था ये लोग पास हो गए, बस मार्क्स कितने आए क्या हुआ वो सब बाद में। तो पता चला पास हो गए, तो वी फील वेरी हैप्पी, गो हो चलो पास हो गए। एंड उसके करीब 15-20 दिन, महीने भर बाद में इंस्टीट्यूट की तरफ से मार्कशीट आई, और साथ में आया कि यू हैव स्कोर्ड 43rd रैंक इन इंडिया। तो मेरा 43rd रैंक आ गया इंडिया में। तो एकदम से वापस लगा, अच्छा अच्छा यहाँ पे भी रैंक भी आती है क्या, मतलब वो 10-12 तक रैंक का ध्यान में था। फिर सोचा अब तो बस ये में आते ही तो बस पास होना है, वो 50% वाला फोबिया मेरे दिमाग में भी। और फिर पता चला वो रैंक आ गई है। रैंक आई तो थोड़ा जोश बढ़ा कि नहीं नहीं, वो जो जिससे मैं मिला था
ठीक है, टाइम पास वाला आदमी होगा, हाँ उसकी आज तक सीए नहीं हुई। ओके, तो जैसा भी है, अब रैंक आई, जोश बढ़ा, इंटर की तैयारी शुरू करी। एक ही टारगेट दिमाग में था कि मुझे रैंक लानी है। समझिए, आई चेंज माई थॉट प्रोसेस। अब मेरे दिमाग में 50% पास, मैं उससे आगे निकल गया। मेरे को बस एक ही टारगेट था, आई हैव टू स्कोर रैंक। और जब उस टारगेट के साथ मैंने पढ़ाई शुरू करी, समझिए, जब आपको एक जोश अलग रहेगा कि मेरे को रैंक लानी है, तो ऑफ कोर्स आप कुछ भी पीछे नहीं छोड़ोगे, पढ़ाई में एक दिन भी मिस नहीं करोगे, एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, टीचर का खून पी जाओगे कि ये भी डाउट बताओ, ये भी सॉल्व कराओ, एंड वी आर हैप्पी दैट यू पीपल आस्क अस। सो दैट वे जब मैंने सी इंटर का एग्ज़ाम दिया, आई स्कोर्ड 13th रैंक इन इंडिया। तो ऑल इंडिया 13th रैंक आया। समझिए, 43rd से 13th। वाई इट इम्प्रूवड? क्योंकि 43rd के वक्त मैं सोचता था पास होना है, 13th क्यों हुआ कि मेरे को रैंक लाना है, जोश बढ़ गया। फिर से फाइनल आया। अब फाइनल में तो इज्जत का सवाल था कि रैंक तो लानी ही लानी है। और अब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ना भाई, 43, हाँ उसमें बढ़ता है, यहाँ कम हो रहा था, 43 से 13th हुआ। तो अब दिमाग में टारगेट था इससे आगे बढ़ना है। अब आगे में -30 तो हो नहीं सकता था। आपने कहा चलो 3rd तक पहुँच जाए। तो बस कोशिश उसी में लग गई कि कैसे ही करके 3rd रैंक तक लाना है, 4th रैंक तक लाना है, 2nd रैंक लानी है, 1st रैंक लानी है। बस पिछले सालों के रिजल्ट्स देख रहा हूँ, 1st रैंक के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, ये वो करके बस लग गया। एंड आई स्कोर्ड 4th रैंक इन इंडिया। ओके, सो 43 से 13 और वहाँ से 4th। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ने मेरे को हेल्प किया, एंड दैट वाज माय पॉजिटिव थिंकिंग। तो समझिए, जब मैं रैंक की तैयारी करता था ना, तो दूसरे लोग कहते थे यार ये पास कैसे होगा। मैंने कहा ये सब की मैं चिंता नहीं करता, पास तो मैं हो जाऊंगा। वो तो मेरे लिए कुछ मेहनत ही नहीं, वो तो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ एक है, मेरे को मेरा रैंक इम्प्रूव करना है। दैट वाज माय टारगेट। और समझिए, जब आप रैंक लाने की सोचोगे, रैंक लाने का मतलब हुआ ऑफ कोर्स मेहनत ज़्यादा करनी है। ज़्यादा मेहनत का मतलब क्या है? कोर्स पूरा करना है। अब आप समझिए, अगर आपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट की बात करूं, 100% कोर्स कर रखा है, सब कुछ आपको आता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 50% भी नहीं आए? दैट इज़ इम्पॉसिबल। अगर 100% कोर्स कर रखा है, तो आप कहेंगे 70, 80, 90% तो आएंगे ही आएंगे। दैट इज़ द सिंपल रूल ऑफ सक्सेस। प्रॉब्लम क्या है सीए के अंदर? जैसे ही दिमाग में 50% आता है, आपके दिमाग में होता है 50% ही तो लाना है ना, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये एक चैप्टर छोड़ देते हैं, ये टॉपिक रहने देते हैं, इसमें कौन दिमाग लगाएगा। बस आपकी मेहनत का ग्राफ नीचे आता जाता रहता है, मार्क्स कम होते जाते हैं, और कब 50 का 49 हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसलिए सोच चेंज करिए, 50 नहीं लाने हैं, 100 लाने हैं। 100 की तैयारी करो, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज़ द सिंपल रूल ऑफ सक्सेस इन सीए एग्ज़ाम्स। ये रखिए, एंड आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम श्योर यू कैन ऑल डू इट। आप लोग सब ब्राइट बच्चे हैं, 12th में यू हैव फ्लेयर्ड वेल। ओके, हाँ, और इतने टफ टाइम्स में, इन कोविड टाइम्स में भी, अगर आप लोगों ने स्ट्रगल करके पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिए हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट थिंग्स वुड बी गुड, तो डेफिनेटली इंटर में भी आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सब दिमाग से निकाल दीजिए कि सीए में फ़ेल ज़्यादा होते हैं, पास कम होते हैं, कोर्स टफ है, परसेंटेज ज़्यादा चाहिए। फॉरगेट ऑल दिस, अपने तो जुनून के साथ लग जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके, अब तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया, ठीक है, कि मोर देन 21 ईयर्स ऑफ टीचिंग, और सीए में आई ऑलरेडी ऑलवेज स्कोर्ड अ रैंक। और जहाँ तक एक ख़ास बात, और मेरा जो हमेशा परसेंटेज आया है, ओवरऑल परसेंटेज, वेर इट वाज फाउंडेशन, फाइनल, इंटर, इट वाज अप्रॉक्स 69%, मतलब 68.5, तो कभी 69.5 एंड ऑल दैट। परसेंटेज सेम था, पर रैंक बढ़ती गई। समझिए, फाउंडेशन में 69% आई गॉट 43rd रैंक, बट इंटर में सेम परसेंटेज पे आई गॉट हायर रैंक एंड अगेन हायर रैंक। क्योंकि जैसे जैसे कोर्स का टफनेस बढ़ता जाता है, तो ऑफ कोर्स ओवरऑल मार्किंग कम होती जाती है, बट वॉट एवर इट मे बी, आई वॉज एबल टू इंक्रीज माई रैंक। एंड अकाउंट्स,
वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, आई वॉज ऑलवेज गुड इन प्रैक्टिकल्स। तो फाउंडेशन में मेरा स्कोर था कुछ 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। इंटर में 92 मार्क्स एंड सी ए फाइनल आई स्कोर्ड 94 मार्क्स इन अकाउंट्स। हाँ, ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि दिमाग में ये नहीं रहे कि सी ए में कोई इतने नंबर आते हैं क्या। अच्छा, मेरे तो फिर भी कम आए हैं। कई बार मेरे स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर किया है। तो अकाउंट्स हुआ, कॉस्टिंग हुआ, इट्स प्योर प्रैक्टिकल, नथिंग ऑफ थ्योरी, और इसलिए फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी आते हैं। बस आपका सोल्यूशन सही होना चाहिए, वर्किंग नोट्स पूरे होने चाहिए, प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, एक नंबर भी कहीं जाने वाला नहीं है। तो समझिए, ये सब भी पॉसिबल है, सीए में ऐसा भी होता है। मतलब 50 के आगे भी ज़िंदगी है, 50 के आगे भी बहुत कुछ है। उसके आगे सोचना शुरू करना है, रिज़ल्ट अपना अपने हाथ में है, कोई उसको बिगाड़ नहीं सकता। तो सीए ना, कई लोगों ने इसके बारे कई सारे फुल फॉर्म निकाल रखे हैं। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, और क्योंकि अकाउंटेंट वर्ड है इसलिए अकाउंट्स तो आप कहेंगे ब्रेड एंड बटर हो गया। सीए फाउंडेशन में पहला पेपर अकाउंट्स, सीए इंटर में ग्रुप 1 पहला पेपर अकाउंट्स, ग्रुप 2 पहला पेपर फिर से अकाउंट्स, सीए फाइनल में जाओगे पहला पेपर अकाउंट्स। तो अंडरस्टैंड, हर जगह अकाउंट्स तो एक तरह से बेसिक इंग्रेडिएंट है, जिसके बिना आप कहेंगे सीए का कोई रोल ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू रिमेन, और है, हमेशा इंपॉर्टेंस रखता है। और ध्यान दीजिए, पहला पेपर है, इसलिए ये पेपर तो अपने को अच्छा करना ही करना है, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। हाँ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आप कोर्स कर रहे हैं, सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। हाँ, पर कई लोगों ने और भी कई सारे नाम, इसके फुल फॉर्म आपको भी पता ही होंगे, अब मैं क्या बताऊं। पर याद रखिएगा मेरी तरफ से, तो सीए का फुल फॉर्म जो आप लोगों के लिए वो है जी। हाँ, आप सोच रहे होंगे कई सारे हमने तो नाम सुने हुए हैं, ठीक है। तो मैं उन सब नामों की बात नहीं कर रहा हूँ। इट इज़, हाँ, क्या सोच रहे हैं आप लोग? हाँ, कोई कहेंगे कोई चोर एसोसिएशन बोलता है, कम अगेन बोलता है, ठीक है, वो नहीं। मेरे लिए सीए का मतलब है सर्टेनली अचीवेबल। सर्टेनली अचीवेबल मतलब होगा ही होगा, करना ही करना है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। दैट इज़ द वे यू हैव टू टारगेट योर सीए। ओके, बाकी सब चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए, एंड दैट इज़ द ब्रीफ रूल ऑफ सक्सेस। हाँ, एक और भी नाम है सीए का, कंप्लीट एडजस्टमेंट। हाँ भाई, कई लोग तो ये जानते हैं ना, अरे यार ये एडजस्टमेंट करवाना है, चलो सीए के पास चलो, कोई रास्ता बताएगा। तो जैसा भी है, वी आर फेमस, एंड स्पेशली इंडियन सीएज आर फेमस बिकॉज, और स्पेशली इंडियन सीएज में भी अगर मारवाड़ी इसकी बात करें, वी हैव दैट स्पेशल एबिलिटी, ठीक है, टू हेल्प द क्लाइंट्स इन एडजस्टमेंट्स। कि अच्छा ये कर लो, ऐसा कर लो, ये टैक्स बच जाएगा, वो हो जाएगा। तो जितना क्रिएटिविटी हमारे पास है, उतना ऑफ कोर्स दूसरों के पास में नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं ना बॉर्न अकाउंटेंट्स होते हैं, मारवाड़ी इसको कहा जाता है कि वो जन्म से अकाउंटेंट तो होते ही हैं, सिर्फ चार्टर्ड ही तो बनना है। तो दैट वे फॉर अस इट इज़ एनी वेज विल से कि बाएं हाथ का खेल। और जोधपुर तो वैसे भी फैक्ट्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहा जाता है, भाई सीए की खान है। हाँ, कहते हैं भाई कहीं पे भी चले जाओ आपको जोधपुर का सीए मिल जाएगा, एंड दैट आल्सो एट अ वेरी वेल प्लेस्ड पोजीशन। तो ऑफ कोर्स भाई सीएज में देखिए, साउथ इंडियंस भी आपको बहुत अच्छी जगह मिलेंगे, बट वो एकदम सीधे सीधे चलने वाले। पर डाइवर्जेंस कहाँ से करना है, क्या करना है, उसके लिए ज़रूरत अपन लोगों की पड़ती है। तो दैट इज़ द स्पेशल क्वालिटी वी हैव। और ये जो कंप्लीट एडजस्टमेंट की बात है, तो चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं। वैसे तो आप लोगों ने फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है, पास होने के सारे रास्ते, साइडवेज, मेन हाईवे सब सोच ही रखे हैं कि कैसे होना है, उसके हिसाब से तैयारी की होगी। और मोर और लेस सिमिलर रूल्स सीए इंटर में और फाइनल में भी है। बट अगर सीए इंटर की मैं बात करूं, तो जैसा आपको पता होगा, वी हैव ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में पहला पेपर आपका अकाउंट्स का है, सेकंड पेपर इज़ लॉ, थर्ड पेपर इज़
cost and management accounting. Fourth paper is taxation. ओके और ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो पहला पेपर या जिसको मैं पांचवा पेपर कह सकता हूं, इट इज़ कॉल्ड एज एडवांस्ड अकाउंट्स. देन यू हैव ऑडिट, फिर टेक्नोलॉजी वाला एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट EIS एंड SM, एंड देन वी हैव FM एंड इकोनॉमिक्स. ओके, तो ये 8 पेपर है. हाँ, आप कहीं 8 को क्यों ले लिया भाई, मेरा तो पेपर पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब वो ऑड वाले हैं जी, 1 3 5. हाँ, 7 नहीं है भैया. तो अब मैं एडजस्टमेंट की बात आपको बता रहा था, दैट हाउ इन CA यू कैन प्लान अ एडजस्टमेंट ऑफ गेटिंग योर टारगेट. कैसे? देखिए, हर पेपर इंस्टीट्यूट की तरफ से जो मैक्सिमम मार्क्स है, इट इज 100. टोटल हो जाता है 400. ग्रुप 2 400. टोटल ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 800. तो ये 800 नंबर का पेपर ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2. अब इंस्टीट्यूट ये कहती है कि अगर आपको पास होना है, हाँ, कितना लाना होता है भाई, 50%. तो ऑफ कोर्स मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग इंस्टीट्यूट सेज 40. Yes, it's not 50, it's 40. Oh, that's great. जी, तो पास होने के लिए 50 नहीं चाहिए, पास होने के लिए 40 ही चाहिए. आप कहेंगे 50 कौन बोल दिया, हो गया पता नहीं, मेरे तो 40 पढ़ा हुआ है, चेक किया हुआ, 40 ही चाहिए. हाँ, ओह अच्छा, ये वाला, ये 200 ही है. आप कहेंगे ये कैसे भाई, 40 40 40 और 40 तो 160 होता है, पर इंस्टीट्यूट कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ 200 होता है. वो अमिताभ बच्चन का एक गाना सुना होगा, जो सोचें जो चाहें वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 को 5 बना दें. मतलब 2 and 2 5, 2 and 2 इज़ नॉट 4. ये अपने सीखा पहला लेसन, कंप्लीट एडजस्टमेंट. तो अकाउंट्स में वैसे तो मैथ्स में तो 40 40 40 40 इज़ 160, पर अपने यहाँ पर CA में 40 40 40 एंड 40 इज़ 200. मीन्स इंस्टीट्यूट सेज किसी एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 चाहिए, पर ओवरऑल आपको 200 लाने पड़ेंगे टू गेट इट थ्रू. सेम रूल सेकेंड ग्रुप के लिए भी है, 40 40 40 200, ओवरऑल 400. तो समझिए यहाँ पर 50% का रूल लगता है. ओके, ओवरऑल में 50 चाहिए, इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 50 नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट है. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो समझिए, देयर आर सम सब्जेक्ट्स जहाँ 50 स्कोर करना बहुत आसान है, बट देर आर सम सब्जेक्ट जहाँ मेहनत लगती है. तो इंस्टीट्यूट ने उसके हिसाब से ही डिज़ाइन कर रखा है कि किसी में आप क्या करिए, ज़्यादा स्कोर कर लीजिए, किसी में कम कर लीजिए. ओवरऑल पिक्चर आपकी अगर 50% वाली बैठ गई तो इट इज़ डन. आपको पास होने की डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मार्कशीट मिल जाएगी, एंड यू कैन एंजॉय. तो अंडरस्टैंड, दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्लान राइट फ्रॉम द बिगनिंग. मैं ये सब चीज़ें आज ही बता रहा हूँ आपको, ये नहीं भाई लास्ट कोर्स खत्म हुआ उस दिन बताऊंगा अरे 50 नहीं 40 आप कहेंगे पहले कहना था ना, मैं यूँ इतनी मेहनत करी. नो, हाँ वैसे मैंने कह दिया 50 नहीं, अपने को तो 100 की मेहनत करनी है, बट अंडरस्टैंड स्टिल देयर इज़ ऑलवेज सम लिमिटेशन विच एवरीवन हैज़. कुछ थ्योरी में अच्छे होते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकल में अच्छे होते हैं. तो हर एक को अपना पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल क्वालिफिकेशंस, पर्सनल लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी चाहिए कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट में, कौन से पेपर में ज़्यादा स्कोर करना है, किस में मेरे को कहाँ तक पहुँचना है, ताकि मेरी गाड़ी पार लग जाए, नैया पार लग जाए, ठीक है, कहीं कोई बाधा ना हो. तो अंडरस्टैंड. अब अगर मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी की बात करूं
अकाउंट्स इज प्रैक्टिकल, लॉ को ब्रॉडली थ्योरी कहेंगे, कॉस्टिंग इज अगेन प्रैक्टिकल, ये थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्स है। एडवांस अकाउंट्स इज प्रैक्टिकल, ऑडिट इज थ्योरी, EIS इज थ्योरी, FM एंड इकोनॉमिक्स थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों। ओके मतलब कुल मिला के मेरे सब सब्जेक्ट तो P वाले ही हैं। ओके तो अब वैसे तो जनरल रूल प्रैक्टिकल में स्कोर करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू थियोरी, बट स्टिल सम पीपल आर वेरी गुड एट थ्योरी कि थ्योरी में हम कुछ भी लिख देंगे, प्रैक्टिकल में बहुत टाइम लग जाता है, तो वॉट एवर इट इज़, बट स्टिल व्हाट आई से इज नाउ यू नीड टू प्लान। हाउ द प्लानिंग इज टू बी डन दैट अगर मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो मेरे को प्रैक्टिकल में 40 तो भूल ही जाओ, 50 भी भूल जाओ, वहाँ मेरे को 60-70 नंबर लाने हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकल में मान लीजिए 60 से 70 नंबर ले आते हो, आपने अकाउंट्स में मान लीजिए 70 स्कोर कर लिया, कॉस्टिंग में 60 स्कोर कर लिया, और मान लो आपके लॉ टैक्सेशन में 50-50 स्कोर ही हुआ, 50 नहीं 45 पे भी अटक गए, किसी गलती से 40 भी आ गए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दैट इज़ अ सिंपल रूल यू नीड टू फॉलो। ओके थ्योरी अच्छा है, आप कहेंगे थ्योरी में मेरे को 60 लाने ही लाने हैं, और अकाउंट्स में मैं आपको बोलता हूँ ये दिस इज़ द बेयर मिनिमम टारगेट। ओके अकाउंट्स में 70 लाना मतलब एज गुड एज ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। 70 से ऊपर लाना आप कहेंगे हाँ हम थोड़े अच्छे में हैं, 80 से ऊपर लाना आप कहेंगे बहुत अच्छे हैं, 90 से अच्छे लाना मतलब हम सुपर हैं, ठीक है। CA करने इसको ही नहीं रोक सकता, बिकॉज दिस इज़ द सब्जेक्ट वेयर यू कैन ऑलवेज स्कोर हाई। आप अपना हिस्ट्री देख लीजिए, आपने 11th में 12th में अकाउंट्स पढ़ी हुई है, नया नहीं है आपके लिए। और अकाउंट्स का सबसे वफादार पॉइंट क्या है, आपको पहले दिन क्लास 11th में जब गए अकाउंट्स की शुरुआत हुई, आपको 2 शब्दों से इंट्रोडक्शन करवाया गया, एक था डेबिट, दूसरा था क्रेडिट। 12th में भी वही रहा। खुशखबरी अभी भी 2 ही चीज़ें हैं, डेबिट और क्रेडिट। से फाइनल तक पूरी ज़िंदगी डेबिट और क्रेडिट, उसके अलावा तीसरी चीज़ नहीं आने वाली है। जबकि मैथ्स में तो आपके साथ बहुत धोखा हुआ, पहले बताया गया प्लस, फिर बताया गया माइनस, फिर कहा ये मल्टीप्लाई भी है, आपने कहा कोई बात नहीं, हो गया आप तो कि नहीं नहीं डिवाइड भी है, अरे ये क्या है, अरे अभी तो बहुत कुछ है, हर बार कुछ ना कुछ नया आता गया। अकाउंट्स में बेचारा पहले दिन से डेबिट क्रेडिट, लास्ट तक डेबिट क्रेडिट, नथिंग मोर नथिंग लेस। सो द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट टू स्कोर, और टारगेट्स आज सेट करने ही पड़ेंगे आपको, आज ही दिमाग में फिट कर लेना है मेरे को ये स्कोर इस तरह से करना है, सो दैट मेरा टोटल में कभी प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। और अब इंस्टीट्यूट के देखिए सारे मैकेनिज़म्स क्या हैं कि आपने यहाँ 70 60, यहाँ पे मान लीजिए 45, इधर 40 भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जब तक जोड़ 200 के बाहर है और जब तक ये 40 से कम नहीं है, यू आर इन सेफ हैंड्स, क्लियर। हाँ आपने कहा बाई चांस इधर 38 आ जाए तो क्या होगा, तो फिर आप वाला फुल फॉर्म कम अगेन CA, वापस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप कहेंगे सब पेपर देने पड़ेंगे क्या, नो। इंस्टीट्यूट से जिस जिस सब्जेक्ट में आपके 60 नंबर से ज़्यादा है, 60 एंड अबाव, वो पेपर नेक्स्ट 3 अटैम्प्ट्स के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपको ये बाकी के 2 ही देने हैं, बाकी के 2 में आप कहेंगे अगली बार कितने नंबर लाने पड़ेंगे, उसका भी तरीका बता देता हूँ। सिस्टम टोटल 200 लाने थे, आपने 70 नंबर और 60 नंबर ये 2 पेपर में ले आए, ये पेपर एग्जाम्प्ट हो गए, तो अब आपके पीछे कितने बचे, आप कहेंगे कि साहब 70 नंबर, हाँ इन 2 में 70 लाने, 70 का मतलब आप कहेंगे 35 नो, मिनिमम तो 40 लाने ही है, तो मतलब 40 नंबर लाने से भी काम हो जाएगा। तो आप कहेंगे फिर इसका यूज़ क्या है, मतलब नंबर उतने ही काउंट किए जाएंगे जितने अचीव किए। मान लो दोनों में 60 थे तो फिर 40 लाने ही पड़ेंगे। आपने कहा एक में 70 एक में 55 हो तो 55 वाला भी वापस देना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ एग्जाम्शन एंड रीअपेरेंस, बट प्लानिंग बहुत परफेक्टली रखिए। और मैं जो कहता हूँ ओके, दिस इज़ व्हाट शुड बी द टारगेट यू शुड फ्रेम, कि अकाउंट्स में तो आप टारगेट बनाइए कि मेरे को 75 नंबर लाने ही लाने हैं, इससे कम नॉट एक्सेप्टेबल। एंड ऑन एन एवरेज 50 नंबर तो हर कोई ले आता है, मतलब जो बिल्कुल आधा अधूरा पढ़ के गया वो भी ले आता है। तो 60 इज़ एवरेज, अबव एवरेज में रहना है, 75 नंबर का मिनिमम टारगेट रखिए। हाँ जो 100 का रखते हैं, ठीक है, मेरी तरफ से उनको बेस्ट विशेज़,
आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7, डाउट्स पूछिए जब मर्जी हो, जितनी बार, ठीक है। मोस्ट हैप्पी टू सॉल्व। बट टारगेट्स चाहिए, टारगेट पहले दिन से चाहिए, ताकि अगले 4 महीने, 5 महीने, साल भर जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, दिमाग में वो स्ट्राइक करता रहना चाहिए। अरे 75, 75, 75, 80, 85 जो भी है, दैट शुड बी ऑलवेज देयर इन माइंड। सेम विथ कॉस्टिंग, यू कैन अगेन ईजीली स्कोर 75 मार्क्स, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। ठीक है, मैं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट्स के टारगेट दे रहा हूँ। लॉ में भी 50 नंबर, 60 नंबर, 80 नंबर, 85 नंबर तक, 99 मार्क्स तक भी लोग लेके आए हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ओके, जैसा जिसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, यू कैन ऑलवेज फ्लेयर वेल। हाँ, पर एक चीज़ और, कई लोगों को लगता है यार ये सब्जेक्ट तो एकदम बकवास है, बेकार है। ठीक है, आपने कह दिया अकाउंट्स इज़ होपलेस, पता नहीं किसने बना दिया। ठीक है, आई लव थ्योरी, प्रैक्टिकल इज़ यूजलेस। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट बेकार है आपकी तरफ से, पर पॉइंट इज़ क्या सब्जेक्ट बेकार है या आपको लग रहा है? क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही बेकार होता तो शायद सबको बेकार लगना चाहिए, आपके फ्रेंड्स को भी, जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हैं, जो भी है, सबको ही लगना चाहिए था नो नो दिस इज़ बैड। बट ऐसा तो नहीं है। एक सब्जेक्ट जो आपको ख़राब लगता है दूसरे को अच्छा लगता है, एक सब्जेक्ट जो आपके पसंद का है दूसरे के लिए वो हेडेक बना हुआ है। इसका मतलब प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम अपने अंदर है, अपने को ख़राब लग रहा है। इट हैपन्स विद द फूड हैबिट्स ऑल्सो। अ पर्टिकुलर डिश यू आर फॉन्ड ऑफ, अनदर वन ओ आई डोंट लाइक इट। ठीक है, तो दैट वे हर एक की फूड हैबिट्स अलग होती है, चॉइसेस अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फूड ख़राब है या वो ख़राब है। तो सेम वे सब्जेक्ट कोई ख़राब नहीं होता, हाँ अपनी चॉइसेस अलग अलग होती है। ऑफ कोर्स आप कहेंगे अब उसका क्या इलाज है, मेरे को नहीं समझ में आता, नहीं पसंद है। ऑफ कोर्स आई एग्री, हर एक का रहता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ऑडिट अच्छा नहीं लगता था, पर पढ़ना तो पड़ता ही था। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा नहीं लगता है, इंस्टीट्यूट को लेटर लिख दो भाई मेरे को ये पसंद नहीं है, आप किसी और से एग्ज़ाम दिलवा देना, या ये मेरे से मत पूछना, इसकी जगह कोई और दे दो। नो नो सच चॉइस इज़ देयर। से फाइनल में फिर भी एक पेपर में आपको चॉइस मिलेगी भाई कि कौन सा वाला लेना चाहते हो, बट यहाँ तो 8 के 8 वही रहने वाले हैं। तो जब चेंज होने वाला नहीं है तो बेटर है जिसको है एक्सेप्ट कर लो। ओके, और एक्सेप्ट कर रहे हो, करना ही पड़ रहा है, तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो। ओके, कि नहीं नहीं तू बहुत अच्छा है, मन में भले ही गाली दे रहे हो कहाँ से आ गया ये, बट नहीं नहीं तू अच्छा है, तू अच्छा है, तू अच्छा है। और कहते हैं ना, धीरे धीरे वो अपने आप अच्छा लगने लग जाता है। वो फिर गाना याद आया, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। बस सब्जेक्ट के साथ भी नहीं नहीं तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, अरे तेरे से बढ़िया कोई नहीं। तो हो सकता है थोड़े दिनों में वो अच्छा भी लगने लग जाए, और अच्छा लगाना ही पड़ेगा ना, अपने पास चॉइस किधर है। सो वी हैव टू डू इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट विथ ओपन हार्ट, विथ हैप्पीनेस, एंड ऑफ कोर्स वो सब्जेक्ट भी आपके लिए वंडर्स करके देगा। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्लान। हाँ, अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। 200, 200, 400, कई लोग दिमाग में एक ग्रुप देना चाहिए कि बहुत ग्रुप देना चाहिए, तो इट डिपेंड्स ऑन वंस एबिलिटी। फाउंडेशन में आपने 4 सब्जेक्ट झेले हैं, इंटर में ऑप्शन है 4 झेलने कि 8 झेलने। ओके, तो इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी, इफ़ यू हैव द डिज़ायर दैट नहीं मैं 8 पेपर एक साथ में दे सकता हूँ, ऑफ कोर्स वन शुड गो फॉर इट, क्योंकि उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, रैंक की तमन्ना दिल में रखो, रैंक का जोश दिल में भर लो, जुनून सवार कर लो, तो रैंक आएगी। पर अगर रैंक चाहिए 8 पेपर साथ में देना ज़रूरी है। मीन्स एक ही अटेम्प्ट में 8 पेपर जो देता है उसको ही रैंक मिलती है। मतलब आउट ऑफ 800 आप क्या स्कोर करते हो, अकॉर्डिंगली रैंक इज़ डिसाइडेड। आपने कहा एक अटेम्प्ट में मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया, दूसरे में सेकंड दिया, जोड़ के नहीं होगा क्या? नो, ऑल 8 पेपर्स टुगेदर, इवन उनको भी नहीं जिन्होंने मान लीजिए पिछली बार में सिर्फ अकाउंट्स में एग्जामिशन ले लिया, बाकी के 3 पेपर और यहाँ के 7 पेपर कुल मिला के दे रहा है, नो वो भी रैंक में कंसिडर नहीं होते। ऑल 8 पेपर्स इन वन सिटिंग इज द फर्स्ट एडवांटेज। हाँ, आप कहेंगे पर उसके चक्कर में अपने को थोड़ी मार सकते हैं कि भाई 8 पेपर, ऑफ कोर्स प्रेशर है। बट अब दूसरा फ़ायदा, सपोज आपने फर्स्ट ग्रुप में बहुत अच्छी तैयारी करी और आपकी जो टोटल है वो 220 आई। ओके, सेकंड ग्रुप में आपकी टोटल जो है
वो ये 45-50 करते हुए सपोज 180 आई। आप कहेंगे 180 कैसे, मान लो सब में 45 नंबर आ गए, ठीक है, 40 से ज़्यादा बट 50 से कम। तो अब आप कहेंगे सेकंड ग्रुप में तो हम फेल हो गए, फर्स्ट ग्रुप में पास हो गए, डेफिनेटली यही दिख रहा है। बट इंस्टीट्यूट कहती है कि नहीं, टोटल लगाओ, 220 प्लस 180 कितना हो गया, 400। 400 मतलब ओके पास। हाँ, पर ये बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ, देखिए अभी तक तो सेट ऑफ क्या समझ रहे थे कि एक सब्जेक्ट का दूसरे में मिल रहा है, अब एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में भी सेट ऑफ मिलता है। इन द सेंस इंस्टीट्यूट अब आपके 200 और 180 नहीं देख के टोटल आठों के देखेगी। आठों का सब्जेक्ट का टोटल अगर 400 के बाहर पहुंच गया विथ इंडिविजुअल 40 मिनिमम, तो आपका दोनों ग्रुप पास हो गया। मीन्स फर्स्ट ग्रुप के एक्स्ट्रा मार्क्स आपके सेकंड ग्रुप में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। पर ये तभी जब दोनों ग्रुप साथ में दिए जाएं। अगर आपने इस बार फर्स्ट दिया, अगली बार सेकंड, और आप कहेंगे फर्स्ट वाले का एक्स्ट्रा सेकंड टाइम वाले में एडजस्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मीन्स अब आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो कि मेरे को किस में ज़्यादा ध्यान देना है, किस में कम ध्यान देना है, मेरे पास टाइम इतना ही है, और वैसे टाइम बहुत है। प्रैक्टिकली यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 11 मंथ्स, ठीक है, 11 नहीं तो 10 महीने तो पूरे हैं ही, और आराम से किया जा सकता है फुल अच्छी तरह से रिवीजन के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल वन हैज़ टू आइडेंटिफाई हिज कैपेबिलिटी एंड देन डिसाइड हाउ ही कैन परफॉर्म। बट जो फ़ायदा है वो मैंने आपको बता दिया, दोनों ग्रुप साथ में देने का, सेट ऑफ का फ़ायदा, एंड इट वर्क्स लाइक अ बून फॉर मैनी पीपल। मतलब मैंने तो इतने सालों में कई मार्कशीट्स देखी है जहाँ, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में वो फोकस ज़्यादा रहता है, सेकंड में कम रहता है, सेकंड में तकलीफ भी है। ये दो प्योर थ्योरी के सब्जेक्ट हैं, स्कोरिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है। इंडिविजुअली जब सेकंड ग्रुप देते हैं तो वो 200 की जोड़ लगाने में कई बार मेहनत ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में आप देखेंगे ये पूरा प्रैक्टिकल है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, मतलब इफेक्टिवली आई से 2.5 पेपर्स प्रैक्टिकल है। यहाँ पर एक पेपर ये प्रैक्टिकल है, एक ये आधा प्रैक्टिकल है, मतलब 1.5 पेपर प्रैक्टिकल है, मतलब 2.5 पेपर यहाँ पर आप कह सकते हैं थ्योरी है। तो स्कोर करना थोड़ा टफ हो जाता है, मेहनत बढ़ जाती है। तो ये एक फ़ायदा ज़रूर आपको मिलता है। तो इफ़ यू फील यू कैन हैंडल इट, ऑफ कोर्स गो फॉर बोथ ग्रुप्स। बट इफ़ यू फील नहीं, आराम से करेंगे, अपन इतना हेडेक नहीं ले सकते, इतना लोड नहीं ले सकते, गो फॉर वन ग्रुप, दैट्स प्योरली योर चॉइस। ओके, अब तो ये मैंने आपको पास होने का सब फंडा बताया, ताकि आज आप अपने घर पे जाओ, आपकी स्टडी टेबल के सामने एक पोस्टर लगा दो, ये सब्जेक्ट है, ये मैक्सिमम मार्क्स है, और ये मेरे को स्कोर करना है। हाँ, ये मत लिख देना, आप अपने हिसाब से टारगेट बनाइए। मैंने तो मेरे सब्जेक्ट के बता दिए कि ये 75 नंबर के लायक है, ये 75 के लायक है, यहाँ पे भी आप 70 नंबर ला सकते हो। आप कहेंगे अरे ये तो एडवांस अकाउंट्स है। अरे नाम एडवांस्ड है जी, नाम थोड़ा अलग अलग करना पड़ता है ना, एक स्कूल का नाम, घर का नाम, मोहल्ले का नाम, फ्रेंड्स का नाम, बस वैसा ही है। कंटेंट में ऐसा कुछ एडवांस वाला नहीं है, इट्स ब्रॉडली द सेम। ओके, तो नाम के लिए इधर अकाउंटिंग कर दिया, इधर एडवांस अकाउंट्स कर दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ एक चैप्टर वाकई में फील होगा हाँ ये कुछ अच्छा पढ़ा है, बाकी तो आधी चीज़ें तो आपको लगेगा हम बस रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पहले भी ऐसा सब सुना हुआ है, ठीक है, अब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नथिंग वेरी डिफरेंट। और मैंने आपको कहा अकाउंट्स पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक सिर्फ डेबिट क्रेडिट पे ही है, उससे ज़्यादा इसमें कभी कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको सीए इंटरमीडिएट के बारे में बताया, मेरे बारे में बताया, पास होने की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वो बताया, ताकि आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर सको। दिमाग में एक चीज़ आज से फिट कर लीजिए, रैंक लानी है, 100% लाना है, 50% कोई नहीं रोक सकता। और दिमाग से एक चीज़ जो निकालनी है, 50% कैसे आएंगे, निकाल दो इस दिमाग से। ओके, हर सब्जेक्ट में यू कैन स्कोर वेरी गुड। ओके, हाँ ये मत करना भाई लॉ टैक्स में आते ही नहीं मैं जान करके, नो, सम पीपल मैंने कहा हैव स्कोर्ड डिस्टिंक्शंस इन लॉ एंड टैक्स एज वेल, बट 100 आउट ऑफ 100 तो आपको अकाउंट्स कॉस्टिंग ही दे सकता है, वो लॉ टैक्स में पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दैट इज़ फॉर श्योर। हाँ, अब जहाँ तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, इन सीए एग्ज़ाम्स एज वेल एज जो आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं,
द वे यू प्रेजेंट, द वे यू राइट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक का अपना इम्पोर्टेंस है। ये नहीं है कि हम कुछ भी लिख दें, कैसे भी लिख दें, नो। अच्छा, एक गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपने कहा साहब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, पेनल अकाउंट बनाया, उसमें एक चीज़ गलत लिख दी, मेरा नेट प्रॉफिट गलत आ गया, बाकी सब कुछ सही था, तो 10 में से 0 नंबर आएंगे क्या? नो नो नो, दैट इज़ नॉट द केस। सीए में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको सीधा 0 नंबर टिका दिया जाएगा। आपके मान लीजिए उस 10 नंबर के क्वेश्चन में 8 स्टेप थे, 8 में से आपके 6 स्टेप सही है, 2 गलत हैं। वो 8 स्टेप के मान लीजिए 8 नंबर थे, आपको 8 नंबर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। ओके, ट्राइड एंड टेस्टेड। कितने ही एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स की कॉपीज़ मैं देख चुका हूँ। वो आजकल सर्टिफाइड कॉपीज़ आती है, अभी चेक इट कि हाँ नंबर बराबर दिए कि नहीं दिए। इंस्टीट्यूट के जो आंसर कीज़ होती है, जहाँ इंस्टीट्यूट एग्जामिनर्स को रिकमेंड करती है मार्क्स कैसे देने हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिकली लॉजिकली वो मार्किंग स्कीम होती है। कहीं पे कोई गफलत नहीं है। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि 0 मार्क्स आ जाएंगे, नो। मतलब वो हो गया कि जितना आप करके आएंगे, जितना सही करके आएंगे, उतने मार्क्स मिलेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बीकॉम का फिर भी कोई भरोसा नहीं है, बट सीए में वी आर श्योर इट ऑलवेज हैपन्स गुड। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि सर वहाँ तो वो नंबर कम भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी भी निकाल दीजिएगा, हमेशा नंबर बढ़ाए जाते हैं। मीन्स आपके मान लीजिए 45 नंबर आ रहे हैं, अब इंस्टीट्यूट को लग रहा है कि सबके 2 नंबर बढ़ाने हैं, तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। -2 का कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, कोई फार्मूला ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। ओके, और आज की तारीख में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी कॉपी मंगाओगे, अगर 45 थे, काट के मेरे मार्कशीट में 43 कैसे आए, केस कर दोगे। ठीक है, आज तक भी नहीं था और अब तो कोई चांस ही नहीं है। हमेशा अपवर्ड स्केलिंग होती है, डाउनवर्ड स्केलिंग का कोई सिस्टम नहीं है। तो बी वेरी कंफर्टेबल, बी वेरी इजी अबाउट इंस्टीट्यूट साइड, एवरीथिंग इज़ फेयर, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, और देखिए टू सम एक्सटेंट ह्यूमन एरर इज़ पॉसिबल, पर उसमें भी वी हैव द ऑप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग, तो वहाँ पर ये सब हो ही जाता है ठीक ठाक। बट कहीं कहीं पर कहते हैं ना भाग्य भी काम करता है, तो एट सम पॉइंट ऑफ कोर्स, बट 90% तो मेहनत ही काम आएगी। भाग्य का रोल सिर्फ 10% हो सकता है, वो 90% का रोल अदा नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिए। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू एंजॉय द स्टडीज़। प्रे अब यही है कि जल्दी से जल्दी फेस टू फेस क्लास शुरू हो जाए, ताकि हम लाइवली इंटरेक्टिवली मज़े करते हुए पढ़ाई कर सकें। एंड ऑफ कोर्स इट विल ऑलवेज बी वेरी लाइव। ठीक है, मजाक करते हुए पढ़ाने की आदत है, सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, और सब्जेक्ट भी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत भी नहीं है। और मेरे सब्जेक्ट के बारे में एक चीज़ और बता दूं, इसमें सबसे कम टाइम देना है, सबसे ज़्यादा मार्क्स देगा। सिंपल रीज़न, आपने 2 साल पहले से इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझा हुआ है, किया हुआ है, नथिंग न्यू। लॉ आपके लिए थोड़ा बहुत नया है क्योंकि थोड़ा फाउंडेशन में पढ़ लिया, टैक्स आपके लिए बिल्कुल नया है, तो ऑफ कोर्स इसमें आपको समय ज़्यादा देना है, देना पड़ेगा, और मार्क्स लाने पड़ेंगे। पर मेरे सब्जेक्ट में बी रेस्ट एश्योर्ड, कम समय में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। हाँ, कम समय बोला है, ये नहीं समय देना ही नहीं है, बस क्लास में हफ्ते में 1 आध बार अटेंड कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ, मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कोई गोली दूं और सीधा जा कर के पेपर में लिख के आना शुरू हो जाओगे। मेहनत करनी है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा जितना यहाँ देना पड़ेगा। मार्क्स तो देखिए सब में 100 ही है, पर सबको पढ़ना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ के 100 में 100 लिया हूँ, हो जाएंगे मेरे तो 200 नंबर। नो, पढ़ना सबको पड़ेगा, बट टाइम ड्यूरेशन हर एक का अपना अपना अलग अलग रहेगा। मेरे सब्जेक्ट्स रिलेटिवली कम टाइम लगाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ध्यान दीजिए, 50% अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, 200 मार्क्स हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले। मतलब अगले 5 महीनों तक मेरी शक्ल आपको झेलनी पड़ेगी ज़्यादा समय के लिए, बट मैंने आपको कहा विथ लेस एफर्ट्स। अब जहाँ तक मेरे पढ़ाने की स्ट्रेटेजी है, तो कल अपन वैसे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट स्टिल जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ व्यू,
आई गिव माई ओन बुक। उस बुक में थ्योरी पार्ट भी है। हाँ, थ्योरी का क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, और थ्योरी वो नहीं है कि जो हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। थ्योरी सिर्फ वो है जिसका यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त रहेगा, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कह सकता हूँ। एंड देन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हैव टू पार्ट्स, क्लास असाइनमेंट, प्रैक्टिस असाइनमेंट। प्रैक्टिस मतलब वही घर पे आपको करने हैं, क्लास असाइनमेंट जो अपन क्लास में करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस असाइनमेंट वाले जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप घर पे करेंगे उनका ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे अपन क्लास में डिस्कशन करेंगे। और कभी कभी सॉल्व भी करना पड़ सकता है। आपने कहा, हाथ खड़े कर दिए साहब, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया आपने होमवर्क में, जानकर कैसे रखे गए हैं, ताकि आप हवा में नहीं उड़ने लग जाओगे, अरे हमको तो सब आता है, होमवर्क वाले सब क्वेश्चन हो गए। नो, सो दैट इज़ द वे। हाँ, पूरा अप्रोच कॉन्सेप्ट पे रहेगा। बिकॉज वॉट आई बिलीव इज, इट्स नॉट दैट आपने 10 क्वेश्चन कर लिए टॉपिक इज़ ओवर। मेरा अप्रोच पूरा कॉन्सेप्ट पे रहता है कि चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। वंस दैट कॉन्सेप्ट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड, फिर किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ जाए, कैसे भी आ जाए, यू कैन ईजीली सॉल्व देम। पिछले इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हाँ, मैंने जो नोट्स किताब बना रखी है, इंस्टीट्यूट का जो आपका स्टडी मटेरियल है उसके करीब करीब सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो छोड़े हुए हैं वो मैं आपको अलग से लिस्ट देता रहूँगा कि ये वाले स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज इट्स ऑल कवर्ड। पिछले इतने सालों के एग्ज़ाम में जो भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं वो कवर कर रखे हैं। कुछ और ऑथर्स की बुक्स के क्वेश्चन ले रखे हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने खुद ने बना रखे हैं। तो इट इज़ ऑल टुगेदर कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब मैं सिंपली ये कहूँ कि आपको मेरे सब्जेक्ट में, चाहे वो अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, एडवांस अकाउंट्स है, सिर्फ मेरी ही बुक करनी है और कुछ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। 100 नंबर तक तो आ जाएंगे। हाँ, पेपर 120 का था, आप कहेंगे मेरे को 120 नंबर का करना है तो भले ही आप अलग कर लीजिएगा, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, हाँ, विश्वास करिएगा, क्योंकि मेरे को भी आपका अच्छा रिजल्ट देखना है। एंड मैं यही चाहता हूँ मेरे सब्जेक्ट में आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करें। आप कहेंगे मैं स्टडी मटेरियल भी खोल के देख लूँ, ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, आपको नया कुछ मिलेगा ही नहीं। तो देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग फॉर इट। सिंपली बिलीव मी दैट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। और तो और मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा कि स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर दे, अपने क्लास असाइनमेंट का या प्रैक्टिस असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है तो आपको दी देखेंगे अच्छा अच्छा सब कवर हो गया, नथिंग इज़ लेफ्ट। सो दैट वे एवरीथिंग इज़ कवर्ड, नो नीड टू go here and there, 100 marks will be covered। and most of the time जब भी पेपर आया है, ठीक है, 90% 85% क्वेश्चंस अपने नोट्स वाले आए गए। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे नोट्स वाले आ गए, जो मैंने किताब में कंपाइल कर रखे हैं क्वेश्चन उनमें से आए हैं, क्योंकि वो है तो वही स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, मतलब इंस्टीट्यूट के पुराने क्वेश्चंस, एग्ज़ाम के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर जितने भी थे वो सभी तो मैंने इकट्ठे करके डाले हुए हैं। मैंने खुद ने तो सारे कोई क्वेश्चन बनाए नहीं हैं। तो दैट वे इट इज़ ऑलवेज कवर्ड। चिंता की कोई बात आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझने ज़रूरी है और उनका एप्लीकेशन अपने आप होता है। ये सब्जेक्ट रटने वाला नहीं है, याद करने वाला नहीं है। और कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका बहुत सिंपल है। ऐसा क्यों होता है वो मैं समझाऊंगा। क्यों होता है, जब वो समझा हुआ होगा तो उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, दैट इज़ ऑलवेज डन। अब आता है कि हमको सॉल्व करते वक्त डाउट होएगा तो क्या करना है। ऑफ कोर्स अभी तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप क्लास में नहीं हो, मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप घर पे बैठ के देख रहे हो, तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, आप उस ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाई चांस आपको लगता है नहीं ग्रुप में पूछने में तो हमको शर्म आती है, लोग कहेंगे ऐसे ऐसा कैसे डाउट पूछ लिया, तो माई नंबर, हाँ, मेरा मोबाइल नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। आप इस पर व्हाट्सएप डाल सकते हो और उससे भी बेटर फ़ोन करके पूछ लो। हाँ, मतलब रात को 2 बजे मत करना, ओके। 11 बजे जनरली मैं सो जाता हूँ कि सुबह 7 बजे आपकी क्लास के लिए रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। आई विल रिप्लाई इट, आई विल आंसर इट एंड आई एम मोर देन हैप्पी। हाँ, पास्ट स्टूडेंट से पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि पिछले 6 महीने भी हमने यही झेला है, 8 महीने रादर, और इसी तरह से
उनके डाउट सॉल्व किए हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिप्लाई इमीडिएटली, बट हो सकता है कभी कभार, अब जैसे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ बीच में तो फ़ोन देखूंगा नहीं तो टाइम लग सकता है, बट अदरवाइज बी रेस्ट एश्योर्ड डाउट्स विल बी सॉल्व इजीली। उसके अलावा अपन एक लाइव क्लास रखेंगे ही, जिसमें मेनली मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो मैंने ये सब आपको वीडियो में पढ़ाया उसका वापस से थोड़ा सा समरी, किसी के डाउट है वो ले लिए, कुछ उस चैप्टर का समरी दे दिया, कुछ वापस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, कुछ टेस्ट अपन ने रख लिया। तो दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ द प्लान फॉर लाइव, मतलब वीडियो क्लास, जब तक अपन फेस टू फेस नहीं आ जाए। और फेस टू फेस आने के बाद तो झगड़ा ही नहीं है। आप क्लास के अंदर पूछिए, क्लास ख़त्म होने के बाद पूछिए, कभी भी पूछिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। आए में समझिएगा कि फ़ोन वाला ऑप्शन अभी तक ही है क्या? नो, फेस टू फेस में भी ऑलवेज ओपन, ओके, बिकॉज वी आर वेरी हैप्पी इफ़ समवन आस्क डाउट। इसका मतलब वो पढ़ रहा है, और कोई पूछ ही नहीं रहा है तो मतलब ये नहीं है कि उसको सब आ रहा है, मान के चल रहे हैं उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज समटाइम्स पीपल फील नहीं नहीं मैं तो होशियार हूँ, मेरे को डाउट नहीं आता। नो, आई डोंट बिलीव, ठीक है, कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता ही नहीं हूँ कि डाउट आया ही नहीं। अच्छा, व्हाट हैपन्स, मे बी कोई एक टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास उसको समझाने के लिए 4 एग्जाम्पल है, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, हो गया। अब आपको कुछ डाउट है, आप मेरे से पूछोगे, मेरे पास तीसरा एग्जाम्पल भी होगा, चौथा भी होगा। तो डाउट पूछने से ऑलवेज यू गेट मोर क्लैरिटी, मोर अंडरस्टैंडेबिलिटी। और एक और स्पेशल रिक्वेस्ट, डाउट मेरे से पूछिए, दोस्तों से मत पूछिए। पता चला उसने कुछ और समझा हुआ है, आपको कुछ और समझा दिया, फिर आप मेरे को कहोगे सर इसका मतलब तो ये होता है, मैं कहूँगा मैंने कब कहा। तो इसलिए मेरे से पूछिए, मेरा खून पिए, वैसे ही बहुत मोटा हूँ, ठीक है, दोस्तों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्त लोग भी सुन लो भाई, जब पैसे मेरे को दिए पढ़ने के लिए, आपसे पढ़ने की कोशिश करें, पैसे मांग लेना भाई, डाउट सॉल्विंग के इतने पैसे लगेंगे, अपने आप मेरे को पूछेगा। तो देयर फॉर आस्क अस, वी आर मोर हैप्पी टू सॉल्व एंड नो प्रॉब्लम इन हैट। तो ये आज अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल जो मैं अपना लेक्चर लूँगा, आई विल बी मोर कंसर्न अबाउट अपना सब्जेक्ट अकाउंट्स, उसका कोर्स कंटेंट क्या है, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, मार्किंग कैसे की जाती है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्ज़ाम में कॉपी में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, हाउ टू राइट द आंसर्स, बिकॉज उसका भी मार्क्स का वेटेज होता है। कैसे होता है वो ऑफ कोर्स अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई? ओके, बाय, कीप योर सेल्फ सेफ एंड हेल्दी।